हेलो एवरीवन, आई एम रीना सिंह। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फॉर्म्स ऑफ ड्रामा के नए टॉपिक लेकर आए हैं आपके सामने। तो इसमें पहला है हमारा द फार्स। द फार्स होता है इट इज़ डिबेस्ड एंड ट्रू फॉर्म ऑफ द कॉमेडी। ये फार्स जो होता है ये आधारित होता है कॉमेडी पर। ये कॉमेडी की ही एक फॉर्म होती है फार्स, और ये आधारित भी कॉमेडी पर ही होता है। तो फ्रेंड, वीडियो को लास्ट तक देखें, एंड तक देखें। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। इसमें 1 मिनट का भी आपका टाइम वेस्ट नहीं है, और इसी तरह के क्वेश्चन अब आपके एग्जाम में आने वाले हैं। अब सीधे से एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि कॉमेडी क्या होती है। इसमें ऑप्शन दे के पूछता है कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, कौन सा गलत है। 3 ऑप्शन गलत दे देगा और 1 सही दे देगा, वही उसमें पूछ लेगा। तो इसी तरह के क्वेश्चन आता है, इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में इसे समझाने का प्रयास कर रही हूँ। कॉमेडी की जितने ड्रामा के जितने भी फॉर्म्स होती हैं, ट्रेजेडी, कॉमेडी, मेलोड्रामा, सभी को। तो आज हमारे फार्स है। ये फार्स होता है आधारित कॉमेडी पर। इट सीक्स कॉज बॉयस्टर्स हॉर्स लाफ्टर एमंग्स द स्पेक्टेटर्स। स्पेक्टेटर्स यानी जो दर्शक होते हैं, उनके सामने इस तरह से सीन प्रस्तुत किए जाते हैं कि उनकी हंसी नहीं रुकती, यानी बहुत हंसी आती है उन्हें। इट इज़ जनरली द एपिसोड इंसर्टेड विद इन अ फुल प्ले। और ये जनरली क्या होते हैं, एक एपिसोड टाइप होते हैं फुल प्ले में, यानी थोड़ा सा रोल होता है फार्स का। इधर टू रिलीव ट्रेजिक टेंशन, यानी ट्रेजिक जो मतलब बिल्कुल उदास हो जाते हैं, तो उससे कुछ उभरने के लिए बीच बीच में फार्स का यूज़ कर देते हैं, ताकि जो स्पेक्टेटर्स हैं यानी दर्शक हैं, वो कुछ देर के लिए मनोरंजन कर सके, उन्हें हंसी आ सके बिल्कुल सीरियस सीन के अंदर। तो इट हैज़ नो सेम्बलेंस टू रियल लाइफ। और इसका वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं होता। इट प्रोवोक्स द ऑडियंस टू सिंपल हार्टी लाफ्टर। और ये क्या होती है, ऑडियंस दर्शकों पर मतलब साधारणतः हृदय से हंसने के लिए यूज होता है, यानी ज़्यादातर हंसी के लिए यूज़ किया जाता है फार्स को। कैरेक्टर्स आर मोर कैरिकेचर, यानी विचित्र होते हैं इसके जो होते हैं चरित्र होते हैं। इसमें जो पार्ट रोल एक्टर होते हैं वो बिल्कुल विचित्र टाइप के होते हैं। जैसे हम देखते हैं ज़्यादातर सर्कस वगैरह में जोकर जो होते हैं, इस तरह से। द कैरेक्टर बिलोंग टू द रियलम ऑफ नॉनसेंस, यानी हम जोकर टाइप के यानी मूर्ख टाइप के ही इसमें किरदार होते हैं। उनका रोल बिल्कुल बेकार सा होता है, नॉनसेंस की तरह होता है, पागलों की तरह होता है, जो उनके कार्यों को देखकर हंसी आ जाए। अगली फॉर्म आती है हमारी ड्रामा की, द मास्क। द मास्क होता है रॉयल थिएटोरिकल एंटरटेनमेंट विद हाईली स्प्लेंडेड स्पेक्टकुलर सीनिक इफेक्ट द एक्म्पेन विद द म्यूजिक एंड डांस। ये जो होती है मास्क, ये रॉयल यानी शाही दरबार में या किसी उत्सव पर क्या होते हैं, मनोरंजन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ किए जाते हैं, म्यूजिक और डांस के साथ साथ। इसमें जो म्यूजिक और डांस करते हैं लोग, वो अपने चेहरे को ढक लेते हैं, कवर कर लेते हैं, तो वो इस तरह के डांस को क्या बोलते हैं, मास्क बोलते हैं। और ये ज़्यादातर शाही दरबारों में यूज़ किया जाता है एंटरटेनमेंट के लिए, अपने मनोरंजन के लिए। द कैरेक्टर वोर मास्क एंड गाउडी गारमेंट्स। हाँ, कैरेक्टर क्या होते हैं इसके, जो म्यूजिक डांस करते हैं, वो चेहरे पर मास्क पहने हुए होते हैं और इस तरह के गारमेंट कपड़े पहने होते हैं, ताकि उनकी पहचान ना पड़ सके। तो इसी वजह से इसे क्या बोलते हैं, मास्क बोलते हैं। Presenting themselves as a deities of classical mythology और pastoral fairies, nymphs, fauns, satyrs। और इसमें जो कैरेक्टर के रूप में आते हैं वो क्या होती हैं, परियां होती हैं, आत्माएं होती हैं, या और अलग देवता होते हैं। इंग्लैंड के फॉन्स, सटायर्स जिन्हें बोलते हैं, क्लासिकल अपने आप में साहित्यिक मैथोलॉजी को प्रस्तुत करते हैं। ये जैसे टेम्पेस्ट में था, मास्क का यूज़ था मेरिंडा और फर्डिनेंड की वेडिंग पर, सगाई पर उनके मास्क का यूज़ किया गया था। वहाँ फेरीज आई थी डांस करने के लिए, वो मास्क लगा के आई थी। रोमियो एंड जूलियट में भी मास्क का यूज़ किया गया है, और मिडसमर नाइट में भी। इसमें कॉस्टली फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट, और ये किसके लिए लिखे जाते हैं, ये केवल एंटरटेनमेंट के लिए ही लिखे जाते हैं।
सेलिब्रेट एट वेडिंग इन अ ग्रेट फैमिली, और ये उत्सव मनाए जाते हैं जो बड़े बड़े परिवार होते हैं उनमें शादी के अवसर पर। द मास्क वाज ऑफ लैटिन एंड कम टू इंग्लैंड इन द अर्ली ईयर्स ऑफ 16th सेंचुरी, और ये मास्क एक इटालियन लोगों की सभ्यता थी और ये इंग्लैंड में आई थी कोई 16वीं शताब्दी के करीब, जहाँ जिसे हम एज ऑफ शेक्सपियर भी बोलते हैं, एलिजाबेथन एज के रूप में। शेक्सपियर इंसर्टेड मास्क इन सम ऑफ द प्लेज, मैंने अभी बताया था शेक्सपियर ने अपने प्ले में मास्क का यूज़ किया है, टेम्पेस्ट में, रोमियो एंड जूलियट में, मिडसमर नाइट में और हेनरी VIII में। आगे आता है हमारा सेकंड, ड्रामा की फॉर्म आती है पोएटिक प्ले। पोएटिक प्ले होते हैं, पोएटिक प्ले इज आल्सो कॉल्ड द लिरिकल प्ले और क्लोजर ड्रामा। पोएटिक प्ले को लिरिकल प्ले या क्लोजर ड्रामा भी कहा जाता है। किसे? पोएटिक प्ले को। इट इज रियली अ लॉन्ग पोएम कास्ट इनटू द ड्रामेटिक फॉर्म। ये जो होती है एक वास्तव में एक लंबी पोएम होती है, लेकिन क्या ड्रामा के फॉर्म में होती है, ड्रामा की तरह लिखी जाती है। द पोएटिक प्ले इज कंप्लीट इन इट सेल्फ, और ये प्ले अपने आप में क्या होते हैं, बिल्कुल पूर्ण होते हैं, कंप्लीट होते हैं। इट कैन बी रीड एंड एंजॉय बाय द रीडर इन हिज आउन क्लोजेट। इसे क्यों बोलते हैं? तो जो रीडर होते हैं वो इसे पढ़कर एंजॉय ले सकते हैं अपने एक बंद कमरे में, यानी इसको देखने के लिए, सुनने के लिए थिएटर की आवश्यकता नहीं होती, इसीलिए इसे क्लोजेट ड्रामा भी बोला जाता है या पोएटिक प्ले भी बोलते हैं इसे। द पोएटिक प्ले इज रिटन इन ब्लैंक वर्ड्स। पोएटिक प्ले किस में लिखे जाते हैं? ब्लैंक वर्ड्स में लिखे जाते हैं। इसमें से ये सारे क्वेश्चन लेवल के आपके पॉइंट लिखा रही हूँ कि यही क्वेश्चन बनकर आते हैं कि इसमें से पोएटिक प्ले के बारे में कौन सा कथन सत्य है, कौन सा नहीं है, इस तरह से। इट इज़ रिटन ऑन सम क्लासिकल माइथोलॉजी और लीजेंडरी थीम, और ये क्या होते हैं? लिखे जाते हैं माइथोलॉजी एंड लीजेंडरी, यानी पौराणिक कथाओं के रूप में लिखे जाते हैं। इट कम टू बी रिटन इन द रोमांटिक एज, और ये ज़्यादातर रोमांटिक एज में यानी विलियम वर्ड्सवर्थ के टाइम पर ये लिखे गए थे पोएटिक प्ले। अगली फॉर्म आती है ड्रामा की, द ड्रामेटिक मोनोलॉग। ड्रामेटिक मोनोलॉग होता है, मोनोलॉग मीन्स डायलॉग विद सेल्फ, यानी मोनोलॉग यानी अकेले बोलना। इसमें जो डायलॉग होते हैं वो व्यक्ति, जो कैरेक्टर होता है वो स्वयं अकेले ही बोलता है। इट इज़ ओनली वन पर्सन, इसमें एक ही पर्सन होता है, हु एक्सप्रेस वर्णन करता है आउट हिज इनर मोस्ट फीलिंग, अपने अंदर की भावनाएं और विचार, थ्रू अ लॉन्ग पोएटिक स्पीच, यानी एक लंबी पोएम के रूप में अपने विचार करता है। केवल एक ही कैरेक्टर इसमें होता है मोनोलॉग, ड्रामेटिक मोनोलॉग में। ही ओपन्स आउट हिज माइंड, वो अपना पूरा दिमाग, हृदय और आत्मा दूसरे व्यक्ति के सामने खोलकर रख देता है, यानी बिल्कुल उसे अपने बारे में सब कुछ बता देता है। और जो पर्सन होता है वहाँ पर क्या होता है? पैसिव हियरर होता है विद नो रिएक्शन फ्रॉम हिज साइड, यानी वो केवल सुनता है और अपनी तरफ से कोई भी रिएक्शन नहीं देता। जैसे रॉबर्ट ब्राउनिंग की थी पोरफेरियास लवर्स, तो इस तरह से, या माई लास्ट डचेस, इसके रॉबर्ट ड्रामेटिक मोनोलॉग जो सबसे ज़्यादा लिखी थी वो रॉबर्ट ब्राउनिंग द्वारा लिखी गई थी। उन्हें फादर ऑफ द ड्रामेटिक मोनोलॉग भी बोला जाता है। द अथर इज इंटेंट ऑन शोइंग अस द इनर मैन, यानी वो अपने जो राइटर होता है वो अपने अंदर का व्यक्ति बाहर दिखा देता है, प्रस्तुत कर देता है, बिल्कुल खोल के रख देता है वो। द स्पीकर मेड टू रिवील हिमसेल्फ, यानी जो वक्ता होता है वो अपने आप से बोलता है। द मोटिव दैट इम्पेयर्ड हिम एट सम क्राइसिस इन हिज लाइफ इज एक्सपोज्ड, यानी उसके जीवन में जो कुछ क्राइसिस यानी कुछ घटनाएं हो गई हैं या उससे कुछ अपराध टाइप का हो गया है, तो वो उसे क्या करता है? एक्सपोज करता है, व्यक्त करता है उसे ड्रामेटिक मोनोलॉग में। इसके बाद में आता है हमारा प्रॉब्लम प्ले। द प्रॉब्लम प्ले इट इज रिसेंटली डेवलप्ड द ड्रामेटिक टाइप। प्रॉब्लम प्ले मतलब रिसेंटली हाल ही में डेवलप हुए थे ड्रामा के रूप में प्रॉब्लम प्ले स्टार्टेड विद द नॉर्वेजियन ड्रामेटिस्ट। ये प्रॉब्लम प्ले जो स्टार्ट किए थे वो किए थे नॉर्वेजियन ड्रामेटिस्ट स्टार्ट किए थे प्रॉब्लम प्ले।
हेनरिक इब्सन अ डॉल हाउस वाज द फर्स्ट प्रॉब्लम प्ले इन इंग्लिश। हेनरिक इब्सन का डॉल्स हाउस पहला प्रॉब्लम प्ले है इंग्लिश पे। इसे जरा नोट डाउन कर लेना अपने पास, टिक लगा लेना स्क्रीनशॉट लेकर कि ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इससे बनता है कि पहला प्रॉब्लम प्ले किसके द्वारा लिखा गया था। तो वो लिखा गया था किसके द्वारा, हेनरिक इब्सन द्वारा। कौन सा था, अ डॉल हाउस, इंग्लिश का। जॉर्ज बर्नांसा एंड जॉन गाल्सवर्दी वर लीडिंग राइटर्स टू द प्रॉब्लम प्ले। जॉर्ज बर्नांसा और जॉन गाल्सवर्दी को ने प्रॉब्लम प्ले की लीडिंग की थी। इन्होंने बहुत सारे प्ले जो लिखे थे वो प्रॉब्लम प्ले ही के रूप में ही लिखे गए थे। Shaw play exposes and the satires one of the other social evils। जो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ थे उन्होंने जो अपने प्ले लिखे थे उनमें सटायर किया था, व्यंग किया था बहुत सारी सोशल सामाजिक बुराइयों के ऊपर जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने। फिर आता है हमारा वन एक्ट प्ले। वन एक्ट प्ले होता है इट इज अ शॉर्ट ड्रामेटिक कंपोजिशन इन वन एक्ट ओनली। यानी एक छोटा प्ले और पूरा एक एक्ट में ही पूरा कंप्लीट कर देना। देयर मे बी मोर देन वन सीन इन द सेम एक्ट। और एक ही एक्ट में क्या हो सकते हैं, इसमें एक से अधिक सीन हो सकते हैं वन एक्ट प्ले में। यानी एक्ट एक ही होगा लेकिन सीन एक से अधिक, 2, 3 भी हो सकते हैं। इट कम इन टू द मिडल ऑफ द 20th सेंचुरी। ये 20वीं शताब्दी के बीच में आए थे वन एक्ट प्ले। यानी अब लोगों के पास क्या हुआ था, टाइम कम हो रहा था, लोग की व्यस्तता बढ़ती जा रही थी, तो 3 घंटे का प्ले या 5 एक्ट का प्ले उन्हें बहुत बड़ा लगता था। तो अब लोगों का इंटरेस्ट किस में आया था 20वीं शताब्दी में, वन एक्ट प्ले में। इट इज़ वाइडली patronized by the amateur as well as professional actors and dramatic companies। और ये अमेच्योर यानी नए या फिर प्रोफेशनल व्यावसायिक एक्टर्स या जो ड्रामा कंपनी होती थी उनके द्वारा ये प्ले परफॉर्म किए जाते थे वन एक्ट प्ले। कंप्लीट टाइप ऑफ ड्रामा इन इटसेल्फ। और ये अपने आप में क्या होते थे, पूरे हो जाते थे, मतलब बिल्कुल एक एक्ट में ही पूरा प्ले खत्म हो जाता था। इट इज़ नॉट मेयरली अ शॉर्ट वर्जन ऑफ फुल लॉन्ग प्ले। ये किसी बड़े प्ले का शॉर्ट वर्जन नहीं था, ऐसे शॉर्ट वर्जन नहीं कह सकते, ये लिखे ही कम जाते थे। इट इज़ आउट नॉर्म्स एंड रूल। इसके अपने नियम कानून होते थे वन एक्ट प्ले के, यानी ये अपनी तरह से लिखे जाते थे। इट ऑब्जर्व द 3 क्लासिकल यूनिटी। ये 3 ड्रामेटिक क्लासिकल यूनिट को फॉलो करते थे। अब 3 क्लासिकल ड्रामेटिक यूनिटी कौन सी थी, अगर आपको याद हो तो मैंने इसे फर्स्ट प्ले में बताया था, जहाँ ड्रामा स्टार्ट हुआ था, ड्रामा की डेफिनेशन दी थी, वहीं पर बताया था यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस और एक्शन। तो वो तीनों ही ऑब्जर्व करते थे, वन एक्ट प्ले में तीनों ही चीज़ें मिल जाती थी। एज अ मैटर ऑफ नेसेसिटी, नॉट आउट ऑफ रेस्पेक्ट फॉर द क्लासिकल कन्वेंशन। और इसमें जो आवश्यकता होती थी किसी मैटर की, वो क्लासिकल यानी साहित्यिक कन्वेंशन के तौर पर इन्हें रेस्पेक्ट किया जाता था, इन्हें माना जाता था। द प्ले राइट मस्ट यूज हिज डायलॉग्स एज केयरफुली एज अ मैन लिमिटेड मीन्स वुड यूज हिज इनकम। यानी जो प्ले राइट होते थे, प्ले लिखने वाले होते थे, वो उसमें डायलॉग बहुत सावधानी पूर्वक लिखते थे कि जिस तरह से व्यक्ति अपने उसे सावधानी पूर्वक लिमिट से उसे समझ सके, याद कर सके और अपनी इनकम के अनुसार उसे दे सके। तो फ्रेंड, ये हमने कुछ देखे थे फॉर्म्स ऑफ द ड्रामा, और ये फॉर्म्स ऑफ ड्रामा की हमारी लास्ट सीरीज थी। अब हम कुछ प्रोज फॉर्म्स ऑफ द प्रोज पढ़ेंगे कि प्रोज में कौन कौन से वर्क आते हैं। हमने पहली वीडियो बनाई थी, उसके 2 पार्ट लिखे थे फॉर्म्स ऑफ पोएट्री के, और 2-3 पार्ट हो गए हैं फॉर्म्स ऑफ ड्रामा के। और हम अगली वीडियो में आगे आपके सामने मिलते हैं प्रोज फॉर्म्स ऑफ प्रोज की लेकर, जिसमें ऐसे, बायोग्राफी, शॉर्ट स्टोरी, इस तरह के वर्क आपको देखने को मिल जाएंगे। तो बने रहें चैनल पर। अगली वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।